संधि भाग 3 में प्रिय विद्यार्थियों आपका स्वागत है। संधि भाग 1 और संधि भाग 2 में हमने अच संधि की 6 संधियों के बारे में पढ़ा था। संधि भाग 1 में हमने यण, अयादि और पूर्व रूप के बारे में पढ़ा था। संधि भाग 2 में हमने गुण, वृद्धि और पररूप के बारे में पढ़ा था। वैसे अच संधि में 7 संधियां मुख्य रूप से है और 7वीं का नाम सवर्ण दीर्घ संधि है। प्रकृति भाव भी अच संधि से संबंधित है, लेकिन ये एक तरह से अच संधि का अभाव कहा जाता है। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम आज सवर्ण दीर्घ के बारे में पढ़ते हैं। एक दीर्घ होता है और एक सवर्ण दीर्घ होता है। सवर्ण दीर्घ का तात्पर्य है दोनों तरफ समान स्वर होने पर जब दीर्घ आदेश होता है वो सवर्ण दीर्घ है। और जहाँ दोनों तरफ सवर्ण नहीं है और फिर उसको अगर कोई दीर्घ कर दिया जाता है तब वहाँ उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ या कुछ और नाम दिया जा सकता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण देते हैं, जैसे देव और आलय है। ए और आ दोनों सवर्ण अच हैं। सवर्ण संज्ञा के बारे में हमने पहले पढ़ा था ना, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। इसलिए ए और आ का उच्चारण स्थान भी समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है, इसलिए दोनों सवर्ण संज्ञक हैं। और सवर्ण संज्ञक होने के कारण यहां सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण, जैसे हरि प्लस अव। यहां पर दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है। यहां ए और आ की जगह पर सवर्ण दीर्घ आ हुआ। ए का सवर्ण आ है, आ का सवर्ण ए है। हरि प्लस अव में हम पूर्व सवर्ण दीर्घ करते हैं। अंतर देख सकते हैं, यहाँ ई है, यहाँ अव है, दोनों सवर्ण नहीं है। और सवर्ण नहीं होने के कारण इसको हम सवर्ण दीर्घ नहीं कहेंगे। यहाँ ऐसी स्थिति में ये पूर्व सवर्ण दीर्घ है। ई और अव के स्थान पर यहाँ पर ये दीर्घ इकार का प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ है। सवर्ण दीर्घ का विधायक सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ है। 3 शब्द है इसमें, अक सवर्णे दीर्घ है। अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश स्यात्। अक के पश्चात उसका सवर्ण अच पर में होने पर उसको दीर्घ एकादेश हो जाता है। यह भी एक एकादेश संधि है। सबसे पहला अक प्रत्याहार का नाम दिया हुआ है। अक के अंतर्गत ये 5 स्वर आते हैं, ए, ई, उ, री और ली। इन 5 स्वरों के पश्चात अगर सवर्ण अच आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको दीर्घ एकादेश हो जाता है। सवर्ण अच जरूरी है। हमने वहां पढ़ा था यण संधि में कि भाई हरि और ईस, यहां इको एनर्जी से यण संधि क्यों नहीं होती? यण संधि हो सकती है, ई के पश्चात स्वर है, लेकिन ये समान यानी सवर्ण अच है। इस कारण से यण संधि जो प्राप्त होती थी उसका अपवाद सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ है। इसलिए ऐसी स्थिति में समान अच पाए जाने पर वहां यण संधि नहीं होती है, उसकी जगह पर अक सवर्णे दीर्घ इस सूत्र के द्वारा हम दीर्घ एकादेश करते हैं। इसलिए ए, ई, उ, री और ली के पश्चात सवर्ण अच यानी समान अच पाए जाने पर वहां सवर्ण दीर्घ करना होता है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, हरि प्लस ईस, हरीश। यहां पर दोनों तरफ सवर्ण अच है। ई के पश्चात दीर्घ ई, दोनों परस्पर सवर्ण है। दोनों का उच्चारण स्थान एक है और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक है, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा है और सवर्ण होने के कारण इसको दीर्घ एकादेश होता है। दोनों के स्थान पर एकादेश किया जाता है, इसलिए हरीश।
यहाँ संधि की पहचान के रूप में हम देख सकते हैं कि हरीश शब्द का उच्चारण जब हम करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हरी में कोई संधि है। तो यहाँ एक स्पष्ट नजर आता है कि यहाँ दीर्घ इकार है, इसका मतलब संभवतया यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से एक लिखा जैसे श्री ईश है, श्री से, यहां पर भी जब संधि पूछी जाती है इसका मतलब हम देख सकते हैं कि इस संधि युक्त स्थल में हमको केवल दीर्घ इकार की मात्रा नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में केवल अब तक की जितनी भी संधियां पड़ी थी उनमें हमको सवर्ण दीर्घ की स्थिति प्राप्त होती है कि यहाँ दीर्घ इकार का प्रयोग है, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि की जाएगी। एक दूसरा उदाहरण है जैसे दैत्यानाम अरि अर्थात दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि में देखेंगे इधर ए है, इधर भी ए है, दोनों सवर्ण स्वर हैं, अच हैं, इसलिए यहां इन दोनों के स्थान पर इसका सवर्ण अच होगा, दीर्घ होगा, जैसे दैत्यारी। अब देखिए दैत्यारी उदाहरण में यह पूछा जाता है कि यहाँ कौन सी संधि है। अब तक की जो संधियां पढ़ी उनमें कैसे निर्णय करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको यण संधि पढ़ाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ये भी कहा था कि ये से पहले आधा अक्षर मिलेगा, इसका मतलब वहाँ यण संधि संभवतया हो सकती है, यण संधि की तरफ चल सकते हैं। लेकिन एक बात और बताई थी मैंने उसमें कि जो ये वर होंगे उनमें जो स्वर होगा उससे दूसरा पद प्रारंभ होना चाहिए। तो यहाँ पर दैत्यों का शत्रु इस अर्थ में यहाँ दूसरा पद अरि होना चाहिए, जबकि यहाँ आ है, आरी है। इसका मतलब यही स्पष्ट हो गया कि ये यण संधि नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ कोई और संधि है, और संधि के रूप में जब हमको यहाँ आ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आ दीर्घ संधि का प्रतीक है। इस प्रकार से दैत्यारी में हम दीर्घ संधि का उत्तर भरेंगे। इसी तरीके से इससे लिखा भानु उदय, यहाँ दोनों तरफ समान स्वर है और समान स्वर होने के कारण इसको दीर्घ आदेश किया गया। इस तरीके से भानुदय। इसी प्रकार राम आश्रित है, यहां पर प्रथम पद के अंत में ए है और दूसरे पद के प्रारंभ में आ है। ए और आ के स्थान पर दीर्घ रामाश्रित। इसी तरह एक उदाहरण लिखा सुख अतीत है, सुखातीत है। दोनों तरफ समान स्वर है, सुख के ख के अंत में ए है और इधर भी ए है, इसलिए दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश किया गया। इसी तरह से दोनों तरफ री होने पर पितृ प्लस ऋणम, प्लस के रूप में दोनों तरफ के स्वर देखने होते हैं स्वर संधि संधि के अंतर्गत। तो दोनों तरफ देखा, इधर भी री है, इधर भी री है, इसका मतलब सवर्ण अच है, और जैसे ही सवर्ण अच मिलेगा इसका मतलब हम सवर्ण दीर्घ संधि करेंगे। इसलिए री और री के स्थान पर दीर्घ री अर्थात पितृ ऋणम। इस तरीके से दीर्घ संधि का प्रयोग करेंगे रिकार के रूप में। इसी तरह जैसे एक उदाहरण है होत्री रिकार है, होत्रीकार है, जहां पर दोनों पदों के मिलने के पश्चात संधियुक्त स्थल में अगर दीर्घ रिकार की मात्रा दिखाई देती है, इसका मतलब वहां दीर्घ संधि हो सकती है। उसके रूप में आपको इस तरीके से देखना है। दूसरा पद री से प्रारंभ करना है तो पितृ प्लस ऋणम होगा, होत्री प्लस रिकार होगा। अब बात आती है लृ के लिए। तो लृ में देखा आपने कि ये जो लृ का उदाहरण है, री और लृ ये दोनों सवर्ण संज्ञक माने गए हैं। सवर्ण संज्ञा के रूप में हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था। सबसे पहले हमने वर्णों के भेद पढ़े थे और अच संधि के भेद में
हमने ये पढ़ाया था कि री के 18 भेद होते हैं और ली के 12 भेद होते हैं, क्योंकि ली में दीर्घ नहीं होता है। तो जब ली वर्ण दीर्घ के रूप में नहीं लिखा जाता, इसका मतलब वहां उन दोनों में सवर्ण संज्ञा वाला दीर्घ मान्य होगा, इसलिए वहां री दीर्घ मान्य होगा। इसलिए अगर हम होत्री प्लस लिकार इस तरह का संधि विच्छेद करते हैं तो वहां पर भी उसको हमको दीर्घ रिकार के रूप में ही लिखना होगा, क्योंकि ली वर्ण दीर्घ नहीं होता और ऐसी स्थिति में री और ली की सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए री का दीर्घ वहां किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों तरफ अगर री और री हो, री के पश्चात सवर्ण री हो तो भी री दीर्घ होगा, और री के पश्चात ली हो या ली के पश्चात ली हो तब भी हमको दीर्घ रिकार ही उसमें उत्तर भरना है। इस तरीके से हम दीर्घ संधि में रिकार और लिकार को पढ़ते हैं। ए और ई के आधार पर किसी भी रूप में हम दोनों उदाहरणों को देख सकते हैं कि दोनों तरफ ए या आ हो सकता है या दोनों तरफ आ या आ हो सकते हैं। दोनों तरफ दीर्घ इकार का भी प्रयोग हो सकता है, ह्रस्व ई का भी प्रयोग हो सकता है। अब जैसे एक कुछ इस तरह के उदाहरण को देखते हैं। जैसे मान लो ये पूछा जाता है कि भाई हरे प्लस ए, क्या यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि हो सकती है? तो क्या ऑप्शन हो सकता है? तो कई बार जल्दबाजी में हम निर्णय कर जाते हैं कि ये सवर्ण है, ए और ए दोनों समान है, तो यहाँ भी दीर्घ संधि हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ए अक में नहीं आता है। अक में सिर्फ ए, ई, उ और री और ली आते हैं, इसलिए इन पांचों के साथ ही हमको सवर्ण दीर्घ संधि करनी है। इसके अलावा और जो अन्य स्वर हैं अगर वो सवर्ण आते हैं तो वहां पर सवर्ण दीर्घ संधि नहीं करनी है। इस तरीके से हम दीर्घ संधि के किसी भी उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, सत्याग्रह। अब सत्याग्रह के रूप में देखिए, यहां पर ये इस जगह पर संधि नजर आ रही है, इसका मतलब यहां दीर्घ है, इसलिए ये सत्य आग्रह। अब यद्यपि यहाँ यण संधि का वो नियम भी लागू होता है, जैसे पहले आधा अक्षर है और वो संधि विच्छेद हो भी सकता है, सती आग्रह भी हो सकता है, लेकिन दोनों में सर्वाधिक सही जो ऑप्शन उत्तर माना जाएगा वो सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह ही माना जाएगा, क्योंकि एक घटना विशेष के आधार पर ये नाम दिया गया है। इसके आधार पर हम इस तरह का उत्तर भरेंगे। एक है जैसे सत्यार्थ, सत्य अर्थ अर्थात सत्यार्थ, और अनेक तरह के उदाहरणों को हम हल कर सकते हैं। परमार्थ लिखा हुआ है, देवार्थम लिखा हुआ है, इस तरह के सभी उदाहरणों में हम सवर्ण दीर्घ संधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों तरफ ए, ई, उ, री, ली के सवर्ण अच होने पर यह दीर्घ संधि होती है। सवर्ण दीर्घ संधि में दोनों तरफ इन पांचों अक्षरों के समान अच ही होने चाहिए, ऐसी स्थिति में उसको हम दीर्घ संधि का प्रयोग करते हैं। तो ये 7 संधियां अच संधि की प्रमुख संधियां हैं। अब हम इसी के अंतर्गत एक नाम दिया गया प्रकृति भाव, जिसको भट्टोजी दीक्षित ने तो एक अलग संधि माना, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव को भी अच संधि का ही एक भेद मान लिया गया। वैसे प्रकृति भाव का तात्पर्य है संधि अच संधि का अभाव, कि जहां अच संधि की स्थिति तो होती है लेकिन उसमें हम वहां अच संधि नहीं करते, उसका जो विच्छेद होता है उसके रूप में ही उसका संधि प्रयोग मान्य किया जाता है, उसको हम प्रकृति भाव कहते हैं। प्रकृति भाव है प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव को अब हम पढ़ते हैं। अब है प्रकृति भाव। भट्टोजी दीक्षित ने प्रकृति भाव को अलग संधि माना, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराजाचार्य ने प्रकृति भाव को अच संधि में ही समाहित किया है। इसलिए प्रकृति भाव संधि में अच संधि को जोड़ते हुए प्रकृति भाव से तात्पर्य है अच संधि का अभाव। कभी कभी इस तरह से प्रश्न आता है, प्रकृति भाव इत्यस्य तात्पर्यम अस्ति, नीचे लिखा रहता है अच संधेर अभाव है, हल संधेर अभाव है, विसर्ग संधेर अभाव है, तो उत्तर होगा अच संधेर अभाव है, यानी अच संधि का अभाव, कि जहां अच संधि प्राप्त होती है उसको रोका जाता है प्रकृति भाव के अनुसार। अब प्रकृति भाव को समझते हैं। देखिए किस तरीके से पढ़ें ताकि ये प्रकृति भाव संधि बिल्कुल अच्छी तरह से सहजता से हम समझ सकें।
और हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकें, संधि पढ़ करके हम हमारे प्रश्नों को हल कर सकें, यही प्रयोजन है और यही उद्देश्य है संधि पढ़ने का। ये नहीं कि हमने एक सूत्र रट लिया और उसके 5-6 उदाहरण याद कर लिए, अन्य जो उदाहरण है उसको भी हम ज्ञानोपयोग की दृष्टिकोण से उसको हल कर सकें, ये संधि पढ़ने का उद्देश्य है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को क्लियर करें ताकि इसके आधार पर हम ये सीख सकें कि हम सभी तरह की संधि को कर सकते हैं। तो प्रकृति भाव सीखने के लिए सबसे पहला काम, प्रकृति भाव के लिए 2 संज्ञाएं होती है, ये याद रखें। एक है प्लुत और एक है प्रगृह्य। तो पहला प्रश्न यहीं से कि प्रकृति भाव के लिए किन 2 संज्ञाओं की अपेक्षा होती है, तो वो 2 संज्ञाएं हैं, प्लुत संज्ञा और प्रगृह्य संज्ञा। क्या होता है ये प्लुत संज्ञा क्या है और प्रगृह्य संज्ञा क्या है? प्लुत संज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी स्वर को त्रिमात्रिक के रूप में लिखा जाना ही प्लुत है। अब वो प्लुत संज्ञा कब कब हो सकती है? विशेष आता है दूराद हूते, यानी दूर से किसी को संबोधन करने पर, दूर से बुलाने पर वहाँ उस अच को प्लुत कर दिया जाता है। तो एक तरह से प्लुत की पहचान हमको देखनी है कि उस स्वर के पश्चात ये 3 का चिन्ह पाया जाता है, वो प्लुत संज्ञक स्वर होगा। और जब प्लुत संज्ञक स्वर होगा उसका सीधा सीधा संबंध प्रकृति भाव संधि से है। दूसरा है प्रगृह्य संज्ञा। ये प्रगृह्य के बारे में थोड़ा सा विस्तारित इस तरीके से है कि प्रगृह्य संज्ञा कब होती है? प्लुत संज्ञा से तात्पर्य हम समझ गए, कोई भी स्वर दूर से संबोधन करते समय उसमें हम उस स्वर को त्रिमात्रिक लिखते हैं अभिवादन के लिए। इस तरह के 3-4 ऑप्शंस हैं जिसमें हम प्लुत संज्ञा की बात करते हैं। आगे है प्रगृह्य संज्ञा। तो प्रगृह्य संज्ञा 2-3 तरीके से है। एक प्रगृह्य संज्ञा वो होती है जिसमें दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए, ये तीनों स्वर किसी पद के द्विवचन में होने पर, ये प्रथम प्रगृह्य संज्ञा के उदाहरण होंगे। प्रगृह्य संज्ञा वो है जिस किसी भी शब्द के अंत में दीर्घ इकार का प्रयोग हो, दीर्घ उकार का प्रयोग हो और एकार का प्रयोग हो और वो पद द्विवचन में हो, भले ही वो शब्द रूप हो अथवा धातु रूप हो। जैसे ये एक शब्द है हरि, जैसे एक शब्द है कवि, जैसे एक शब्द है विष्णु, जैसे एक शब्द है रमे। देख रहे हैं आप, हरि द्विवचन का रूप है, दीर्घिकार है। कवि द्विवचन का रूप है, दीर्घिकार है। विष्णु में दीर्घ उकार द्विवचन का रूप है, रमे में द्विवचन ए का रूप है। ये चारों और इस तरह से बने हुए सभी पद प्रगृह्य संज्ञक कहलाएंगे। इनका अंतिम जो स्वर है वो प्रगृह्य संज्ञक है। इसलिए प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, कि प्लुत संज्ञा और प्रगृह्य संज्ञा होने पर वहां प्रकृति भाव होगा। या तो ये ऐसा हो अथवा प्रगृह्य संज्ञा के रूप में ये स्थिति। विशेषकर ये प्रथम जो प्रगृह्य संज्ञा का प्रथम जो नियम है, सूत्र है, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अधिकतर प्रश्न प्रकृति भाव में कोई लिए जाते हैं किसी एग्जाम में, तो इसमें से अधिक लिए जाते हैं। ये मुख्य नियम है प्रकृति भाव का। एक तरह से सामान्य जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं हम रीट आदि की, तो उसमें ये पहला नियम ही पर्याप्त होता है प्रकृति भाव के लिए। इसलिए इसको अच्छी तरह से देखना है कि दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए। शास्त्री फर्स्ट ईयर के रूप में हमको एक पूरी पुस्तक पढ़नी होती है, उसमें प्रकृति भाव में ये भी जरूरी है और वहाँ इसके अन्य नियम भी जरूरी है। लेकिन कंपटीशन के लिए अधिकतर विशेषकर इसको टच किया जाता है। तो ई उ ए द्विवचन में होने पर वो प्रगृह्य संज्ञक हैं और उनमें हमको असंधि नहीं करनी है, इसी का नाम प्रकृति भाव है। इसी तरीके से जैसे एक उदाहरण लिखा हमने, आगच्छ कृष्ण
अत्र गोश्चरति। आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। देखिए इसमें इसका अर्थ है कृष्ण आओ, यहां गाय चर रही है। तो हम देख रहे हैं कृष्ण के लास्ट में नए में जो ए है वो प्लुत संज्ञक है, क्योंकि ये संबोधन किया जा रहा है, दूराधूते, दूर से बुलाया जा रहा है, इसलिए संबोधन के रूप में अंतिम जो स्वर है वो प्लुत संज्ञक होता है। अब प्लुत संज्ञक होने का सीधा उत्तर है, हमको मिल गया कि ये प्लुत संज्ञक है। इसका मतलब अब प्लुत संज्ञा होने पर यहाँ कोई अचसंधि नहीं होगी। अब अचसंधि हो सकती थी ए और ए को दीर्घ हो सकता था, दोनों तरफ समान है। तो दोनों तरफ जब समान है तो ऐसी स्थिति में दीर्घ संधि हो जानी चाहिए थी, जो अभी हमने पढ़ी थी अक सवर्ण दीर्घ। लेकिन इस कारण से यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी। अब इसका नाम प्रकृति भाव है। और ये किसका उदाहरण है? ये प्लुत संज्ञा वाले प्रकृति भाव का उदाहरण। इसी तरह से देखिए, तो ये तो हुआ प्लुत। प्लुत में सीधा ये देखना है हमको, इसके आधार पर उसको चिन्हित करना है। इसके बाद अब प्रकृति संज्ञा का एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा हरि इमऊ। अब देखिए संधि प्रकरण में संधि के प्रश्नों को हल करते समय सीधा दे दिया कि हरि और इमऊ में आपको संधि करनी। सीधा संधि को देखने के लिए पहले दोनों तरफ के वर्णों को देखना होता है। दोनों तरफ देखा हमने, इधर ई है इधर ये, इसका मतलब सबसे पहला उत्तर हमारा अच संधि, स्वर संधि का हुआ। ये पहला ऑप्शन जब इस तरह से प्रश्न हो। फिर अच संधि में भी दूसरा कि दोनों तरफ समान है, इसका मतलब दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि है। अब सवर्ण दीर्घ संधि हो रही है तो यहाँ दीर्घ इकार हो जाएगा दोनों की जगह, लेकिन थोड़ा रुकना है। जैसे ही आप संधि करते हैं तो सबसे पहले यह तय करना होगा कहीं वहां प्रकृति भाव तो नहीं है। और उस प्रकृति भाव की जांच सीधा इस तरीके से हम कर सकते हैं, या तो ये चिन्ह देखें, अथवा अब इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखा हमने ये हरि शब्द मूल रूप से रस्व इकारांत होता है, और जब रस्व इकारांत शब्द में दीर्घ इकार आता है तब समझ जाए वो द्विवचन है। अब ऐसे कई उदाहरण, हरि, कवि, रवि, मुनि, सभी में अगर दीर्घ इकार है, इसका मतलब वो सब प्रगृह्य संज्ञक हैं। और प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण इनमें अब प्रगृह्य संज्ञा पाई गई, सीधा उत्तर प्रकृति भाव, अर्थात कोई अचसंधि नहीं होगी। और जो विच्छेद कर रखा है उसी के रूप में इसका उत्तर होगा हरि इमऊ। इस तरीके से, इसी तरीके से एक लिखा जैसे मैंने कवि एतौ, तो यहां पर भी कवि एतौ, क्योंकि यहां भी दीर्घ इकार है और यह द्विवचन है, इसलिए यहां भी प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा के कारण प्रकृति भाव अर्थात अच संधि का अभाव। इसी तरीके से एक दीर्घ उकार वाला उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे लिखा विष्णु इमऊ। अब इसमें देखिए विष्णु इमऊ के रूप में यहां पर दीर्घ है, ये ई है, इसका मतलब यण संधि की प्राप्ति हो रही है, एक अच संधि की प्राप्ति हो रही है। लेकिन पहले रुकें, थोड़ा देखें कि पहला पद कौन से वचन में है और कौन सी मात्रा है। तो ये द्विवचन है विष्णु शब्द का, और ये दीर्घ उ की मात्रा है, इसका मतलब प्रगृह्य संज्ञक है, और प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण प्रकृति भाव। तो यहाँ कोई संधि नहीं होगी, यहाँ जैसा संधि विच्छेद है वही रहेगा, विष्णु इमऊ। इसी तरीके से जैसे एकारांत द्विवचन के रूप में, जैसे गंगे अमु। अब इसमें देखिए गंगे, रमा, रमे, रमा, गंगा, गंगे, गंगा। आकारांत शब्द में द्विवचन में ए होगा, और उसके रूप में हमने गंगे अमु देखा तो ये द्विवचन। कहीं पर अगर कहीं शंका भी हो तो हो सकता है उसके साथ उधर उसका विशेषण के रूप में हो तो उधर भी द्विवचन मिल जाएगा, इसलिए गंगे अमु के रूप में। अब यहाँ पर ए और द्विवचन होने के कारण यहाँ भी प्रकृति भाव होगा, और यहाँ भी इस तरह का हम प्रयोग करेंगे, गंगे अमु। इसके बाद अब ई उ ए द्विवचन के एक क्रिया वाला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा सेवेते एतौ। देखिए सेवेते एक आत्मनेपद की क्रिया है, सेवते सेवेते यानी द्विवचन, और द्विवचन के पश्चात ए।
द्विवचन ए, इसका मतलब प्रक्रिया संज्ञा, इसका मतलब अच संधि का अभाव अर्थात प्रकृति भाव। तो अब इसमें हम संधि नहीं करेंगे, ये इसी तरह लिखा जाएगा, सेवेते एतौ। ये हुआ प्रक्रिया संज्ञा का पहला बिंदु, जिसमें ई उ ए देखते ही हम पहली बात ये देख लें कि कहीं द्विवचन में ये है या नहीं है। अगर द्विवचन में है तो वहाँ कोई संधि नहीं करेंगे, और अगर द्विवचन नहीं है और ऐसा है तो इसका मतलब वहाँ संधि हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण पढ़ते हैं हम, जैसे लिखा नदी प्लस इयम। अब देख रहे हो आप, नदी प्लस इयम। अब यहां दीर्घ इकार तो है, लेकिन ये नदी शब्द एक वचन है, द्विवचन नहीं है। इसका मतलब यहां प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी और यहां प्रकृति भाव भी नहीं होगा, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए यहां दीर्घ संधि के रूप में नदीयम प्रयोग बनेगा। इसलिए देखिए यहां दीर्घ इकार होते हुए भी प्रकृति भाव नहीं हुआ, कारण क्योंकि ये एक वचन है, द्विवचन अपेक्षित है। इसी तरह से अन्य सभी उदाहरणों को हम कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि दीर्घ इकार उकार एकार द्विवचन में होना चाहिए, तब प्रक्रिया संज्ञा का और तब उसका प्रकृति भाव। इसके बाद देखिए एक और कुछ मुख्य सूत्र है प्रक्रिया संज्ञा के, और भी, वैसे तो अधिक मुख्य यही है। इसके बाद एक और आता है, जैसे एक सूत्र है अदसुमात, यह था ईदुदे द्विवचनम। इसका मतलब है कि यहां एक अलग से उदाहरण पढ़ेंगे। एक उदाहरण लिखा जैसे अमी ईसा। अब ये पूछा जाता है कि बताओ अमी ईसा प्रक्रिया संज्ञक है या नहीं है। तो अब यहां थोड़ा सा देखेंगे हम, अमी ये बहुवचन का रूप है, इसको यहां थोड़ा सा शंका हो तो इधर भी देख लें, ईसा बहुवचन है, इसलिए अर्थात ये बहुवचन है, इसका विशेषण के रूप में तो ये भी बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की बात नहीं कर रहे थे हम, द्विवचन की कर रहे थे। तो अगर ऐसा कहीं बहुवचन के रूप में भी होता है, लेकिन वो केवल अदस शब्द का ही रूप होना चाहिए, यानी अमु अमी इस तरह के ही प्रयोग इसमें अपेक्षित होंगे, उनके साथ हमको वही प्रकृति भाव करना है। तो यहां पर भी यही रूप बनेगा, अमी ईसा, इसमें भी प्रकृति भाव हो जाएगा। एक और है, तीन मुख्य हैं इसमें, एक ओत का मतलब ओकारांत, उसका भी एक उदाहरण याद रखें, जैसे अहो ईसा। तो ये ओदंत निपात है, ओत से तात्पर्य है एक कोई ऐसा निपात जिसमें ओ आ जाए, और ऐसा बहुत कम निपात होते हैं, तो ये अहो ओकारांत है, इसलिए इसके साथ भी हमको प्रकृति भाव करना है। और ये अहो ईसा एक है, इसके साथ साथ एक और इस तरह से एक अच वाले जो निपात होते हैं, एक अच वाले जो निपात होते हैं उनमें भी प्रकृति भाव होता है। एक दो उदाहरण मुख्य हैं, जैसे ई इंद्र, तो यहां पर भी ई इंद्र है। इसका मतलब ये दोनों में कोई प्रक्रिया नहीं हो रही इस संधि की, इससे हम समझ जाएं कि ये प्रकृति भाव। कभी ये भी पूछे कि ई इंद्र में कौन सी संधि हो रही है, तो प्रकृति भाव, क्योंकि ई और ई दीर्घ नहीं हो रहे हैं। इसी तरह उ और उमेश, यहां पर भी उ उमेश, इसके रूप में दीर्घ संधि का प्रयोग नहीं हो रहा है, और दीर्घ संधि नहीं होने के कारण ये इसको भी क्या कहेंगे हम, प्रकृति भाव। कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं, जैसे देखा होगा आपने, राज ऋषि है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है राज ऋषि, और ऐसे भी लिखा जाता है राजर्षि। यानी जब यहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब समझ जाओ ये प्रकृति भाव है। री पर में होने पर विकल्प से ये ह्रस्व और प्रकृति भाव होता है, इसलिए राज ऋषि भी लिखा जा सकता है, और जब गुण संधि करते हैं तो राजर्षि भी हो सकता है। जैसे सप्त ऋषि हो सकता है और सप्तर्षि हो सकता है, ये सब जब अलग अलग लिखे जाएंगे तो प्रकृति भाव है।
री पर में होने पर विकल्प से ह्रस्व और प्रकृति भाव होता है, उसके ये उदाहरण। इस तरीके से हम पूरे प्रकृति भाव को आराम से पढ़ सकते हैं। प्रकृति भाव के लिए दो चीजें क्या क्या अपेक्षित है, कौन कौन सी संज्ञाएं, पहली प्लुत संज्ञा, दूसरी प्रक्रिय संज्ञा। प्लुत संज्ञा की क्या विशेषता होती है, स्वर के पश्चात त्रिमात्रिक चिन्ह होता है, उसको देख करके हमको कोई अचसंधि नहीं करनी और उसमें प्रकृति भाव नाम भरना है। उसके बाद दूसरी प्रकृति संज्ञा के 3-4 मुख्य उदाहरण मैंने आपको बताए, मुख्य नियम बताए कि यहाँ ई उ ए द्विवचन में होना चाहिए, एक ये अदत शब्द में अमी ऐसा शब्द होना चाहिए, एक ओकारांत अहो ईसा के रूप में, और एक ये एक अच वाले जो निपात हैं उनके रूप में। री शब्द पर में होता है, री से प्रारंभ होने वाले, तो वहाँ विकल्प से ह्रस्व के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ब्रह्म ऋषि भी हो सकता है, ब्रह्मर्षि भी हो सकता है, देव ऋषि भी हो सकता है, देवर्षि भी हो सकता है, राज ऋषि भी हो सकता है, राजर्षि भी हो सकता है। इस प्रकार से हम पूरे प्रकृति भाव को पढ़ सकते हैं। ये पूरा अचसंधि का टॉपिक है, प्रकृति भाव तक पूरे के पूरे को आराम से बिल्कुल एक एक को हम अलग अलग करके आराम से पढ़ सकते हैं। कोई उदाहरण किसी में समाहित नहीं हो रहा है, मुश्किल से एक आध पूरी अचसंधि में 1-2 उदाहरण कुछ अलग तरह के मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण, 2 उदाहरण याद रखें थोड़ा सा। जैसे एक है गवाक्ष, एक है जैसे गवेंद्र। तो यहाँ गवाक्ष भी दीर्घ संधि की श्रेणी में आएगा। संधि विच्छेद तो गो प्लस अक्ष होता है, लेकिन ये अवंगादेश के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ गौ अक्ष के रूप में फिर दीर्घ संधि होती है। इसलिए दोनों ही बात है। ऐसे ऑप्शन में कभी कभी पूछता है कौन सी संधि है, तो अगर अवंगादेश आता है तो अवंगादेश भरना है। उसके बाद अवंगादेश जैसी स्थिति नहीं आती है तो वहाँ दीर्घ भरना है। फिर गवाक्ष में, गवेंद्र में अगर अवंगादेश की स्थिति आती है तो अवंगादेश भरना है, अन्यथा उसमें गुण भरना है। गो प्लस इंद्र संधि विच्छेद होगा और उसको ओ को अवंगादेश होकर के फिर गुण संधि होकर के गवेंद्र बनेगा। इस तरीके से ये पूरा अचसंधि का टॉपिक है प्रकृति भाव तक। इस तरीके से पूरे समस्त 8 भेदों को हम पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास